नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के राजनीति की। लोकसभा चुनाव की घोषणा तो हो गई, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति अचानक गर्मा गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक कद्दावर नेता और विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल के पुत्र डॉक्टर सुजय विखे पाटिल ने भाजपा में प्रवेश किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया, क्योंकि फडणवीस जानते हैं कि यह कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का है। पिछले कुछ दिनों से यह खबर चल रही थी कि डॉक्टर सुजय विखे पाटिल चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर कांग्रेस उनको टिकट नहीं देगी तो वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल अपने बेटे को यह समझा रहे थे कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको कांग्रेस का टिकट मिले, लेकिन जिस चुनाव क्षेत्र से सुजय विखे पाटिल चुनाव लड़ना चाहते थे वो सीट तो एनसीपी के हिस्से में है। एनसीपी के नेता शरद पवार ने यह साफ कह दिया कि हम सुजय विखे पाटिल को अपनी सीट नहीं देंगे। राधाकृष्ण विखे पाटिल सोनिया गांधी तक गए। उन्होंने सोनिया गांधी को रिक्वेस्ट की कि एनसीपी को, शरद पवार को वो मनाए, लेकिन शरद पवार ने नहीं माना, क्योंकि शरद पवार और विखे पाटिल परिवार की दुश्मनी महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत पुरानी है। डॉक्टर सुजय विखे पाटिल एक न्यूरोसर्जन है और इनकी महत्वाकांक्षा भी समझनी चाहिए। जिस दक्षिण नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस पूरे इलाके में विखे पाटिल परिवार का दबदबा कई सालों से है। सुजय के पिताजी आज विपक्ष के नेता है राधाकृष्ण विखे पाटिल, लेकिन उनके जो पिताजी थे बाला साहब विखे पाटिल, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता थे और शरद पवार के समकालीन नेता थे। लेकिन शरद पवार और बाला साहब विखे पाटिल की पुरानी दुश्मनी थी और आज भी इस परिवार और पवार परिवार की कभी नहीं जमती। लेकिन ये दो जो विखे पाटिल है, बाला साहब विखे पाटिल और राधाकृष्ण विखे पाटिल, बीच में शिवसेना में गए थे। बाला साहब विखे पाटिल अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे और राधाकृष्ण विखे पाटिल उस वक्त महाराष्ट्र में मनोहर जोशी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। आज वो कांग्रेस में है, लेकिन कई कांग्रेस नेता विखे पाटिल कांग्रेस से लॉयल है ऐसा नहीं मानते। पिछले 5 साल में कई बार विखे पाटिल कब बीजेपी में जाएंगे ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। विखे पाटिल परिवार के पास राजनीतिक ताकत तो है ही, लेकिन पैसे की ताकत भी है। इसलिए इस परिवार का कोई भी सदस्य यह सोचता है कि हम किसी भी पार्टी में जाए तो चुन के आ सकते हैं। डॉक्टर सुजय विखे पाटिल ने यही सोचा है, लेकिन इसके कारण राधाकृष्ण विखे पाटिल जो विपक्ष के नेता है उनके सामने बड़ी मुसीबत खड़ी हुई है। अभी चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है तो लोग पूछेंगे कि अगर आप आपके बेटे को ही कन्विंस नहीं कर सकते तो वोटर्स को कैसे कन्विंस करेंगे। यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मोरल नैतिक नुकसान है ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस मुसीबत में है। महाराष्ट्र में आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है अशोक चव्हाण, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, लेकिन अशोक चव्हाण के पास कोई नई सोच नहीं है। इनके पास कार्यकर्ताओं के देने के लिए कोई नई प्रेरणा नहीं है। कांग्रेस की मुसीबत यह भी है कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए नए कार्यकर्ता, नए चेहरे भी नहीं है। वही पुराने चेहरे बार बार लड़ रहे। इसलिए जिन चुनाव क्षेत्र से कांग्रेस लड़ रही है वहां लोग पूछ रहे हैं कि अगर आपके पास नए युवा नहीं है, नए चेहरे नहीं है, तो हम क्यों आपको वोट दें। कांग्रेस के लिए यह चुनाव जो है वो बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। महाराष्ट्र कांग्रेस की और एक मुसीबत यह है कि पिछले 5 सालों में वो जनता के मुद्दे पर कभी नहीं लड़े। वो सोचते हैं कि एक दिन बीजेपी जाने वाली है और लोगों के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो लोग कांग्रेस को ही वोट देंगे।
दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। अशोक चव्हाण राधाकृष्ण विखे पाटिल पर विश्वास नहीं करते, राधाकृष्ण विखे पाटिल बाला साहब थोरात के ऊपर विश्वास नहीं करते, ये सारे पश्चिम महाराष्ट्र के नेता विदर्भ के नेताओं पर विश्वास नहीं करते, मराठवाड़ा के नेताओं पर विश्वास नहीं करते। तो कांग्रेस का घर ऐसा है जिसमें बहुत सारे झगड़े आज भी शुरू है। इनको बीजेपी के साथ लड़ना है, बीजेपी के पास ताकत है, पैसा है, लेकिन इनके झगड़े मुंबई हो या महाराष्ट्र में कहीं भी खत्म होते दिखाई नहीं दे रहे। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस तो हो गया है, लेकिन दोनों पार्टियों में जो केमिस्ट्री होनी चाहिए वो केमिस्ट्री ग्राउंड लेवल पर कहीं भी दिखाई नहीं देती। जैसे कि डॉक्टर सुजय विखे पाटिल को अगर दक्षिण नगर चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इजाजत मिलती तो वो बीजेपी में नहीं जाते, लेकिन एनसीपी ने यह सीट देने से इनकार कर दिया। इसका फायदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी नेताओं ने उठाया और सुजय विखे पाटिल को अपनी पार्टी में लेकर कांग्रेस और एनसीपी को बहुत ही कमजोर कर दिया। दूसरी ओर यह बात है कि पहले तो एनसीपी के नेता शरद पवार माढ़ा से चुनाव लड़ना चाहते थे। उन्होंने यह घोषणा भी की थी कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। आपको याद होगा 2014 के चुनाव के बाद शरद पवार ने यह घोषणा की थी कि मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा और माढ़ा से लड़ूंगा। लेकिन बात यह हो गई कि ग्राउंड लेवल पर जो कार्यकर्ता थे वो शरद पवार के चुनाव लड़ने के खिलाफ थे। उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और फिर 2 दिन पहले ही शरद पवार ने यह जाहिर कर दिया, मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अजित पवार का बेटा पार्थ पवार मावल चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। इससे भी एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। लोग ये पूछ रहे हैं कि शरद पवार के फैमिली के कितने लोग चुनाव लड़ेंगे। अजित पवार तो विधानसभा में है ही, शरद पवार राज्यसभा में है, उनकी बेटी सुप्रिया सुळे भी लोकसभा में है। अभी ये अजित पवार का बेटा पार्थ पवार अगर जीत जाता है तो वो भी लोकसभा में चला जाएगा। तो ये एनसीपी पवार फैमिली की पार्टी है या कार्यकर्ताओं की पार्टी है? एनसीपी के कार्यकर्ताओं के मन में भी इसके बारे में नाराजगी है, लेकिन शरद पवार उनके सुप्रीम लीडर है, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत कोई नहीं दिखाता। यह चुनाव घोषित होने से पहले कुछ दिन महाराष्ट्र में ऐसे लगता था कि इस बार 2014 से अलग चुनाव होंगे, समीकरण भी अलग होंगे। 2014 में महाराष्ट्र की 48 सीट में से 41 सीट बीजेपी और सेना के पक्ष में गई थी। इस बार ऐसे लगता था कि शायद 24-24 सीट हो जाएगी, यानी 24 बीजेपी सेना को और 24 कांग्रेस एनसीपी को। लेकिन अभी जो घटनाएं घटी है उनसे लगता है कि इस बार भी बीजेपी सेना का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर की जो नई पार्टी है, प्रकाश अंबेडकर और असदुद्दीन ओवैसी की जो नई पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, उसके साथ कांग्रेस एनसीपी का अलायंस नहीं हुआ है। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में कहा था, अगर यह अलायंस नहीं होता तो इसका फायदा डायरेक्टली बीजेपी को होगा। उस तरह से अभी भी फायदा हो रहा है। प्रकाश अंबेडकर ने यह घोषणा की है कि पूरी की पूरी सीट 48 सीट वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो लड़ेगी। उनकी निगोशिएशन चल रही थी कांग्रेस एनसीपी के साथ। वो पहले 12 सीट मांग रहे थे, कांग्रेस एनसीपी तैयार नहीं थी। कांग्रेस एनसीपी कह रही थी कि 4 सीट हम देने को तैयार है। बाद में प्रकाश अंबेडकर ने और एक मुद्दा उठाया, यह मुद्दा था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। प्रकाश अंबेडकर ये चाहते थे कि कांग्रेस उनको यह आश्वासन दे कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो आरएसएस को संविधान के दायरे में लाएगी। कांग्रेस ये करने को तैयार भी थी, लेकिन कुछ कांग्रेस एनसीपी नेता ने कहा अगर हम ये करते हैं तो प्रकाश अंबेडकर इसका गलत इस्तेमाल हमारे खिलाफ ही कर सकते। इसलिए इन नेताओं ने एक चाल चली, उन्होंने प्रकाश अंबेडकर को कहा कि आप ही ड्राफ्ट बनाइए, हम उसके ऊपर हमारी साइन कर देते हैं। लेकिन ये हुआ नहीं, प्रकाश अंबेडकर और कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस हुआ नहीं। तो आज ये हालात है कि कम से कम 5-6 सीट पर प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी की पार्टी कांग्रेस एनसीपी का नुकसान करेगी और इसका फायदा बीजेपी सेना को होगा। देखिए, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी में भी
सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें भी मतभेद चल रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर के नेता, प्रकाश आंबेडकर के जो सहयोगी है वो, और ओवैसी के पार्टी के नेता, इसमें भी अंदरूनी एक झगड़ा चल रहा है। ओवैसी के पार्टी के नेता मान रहे हैं कि अगर हम 48 सीटें लड़ रहे हैं तो हमें भी कुछ सीट मिलनी चाहिए। ओवैसी की पार्टी की जो ताकत है वो औरंगाबाद में है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर ने पहले से ही वहां अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जो मुसलमान नहीं है, जो रिटायर्ड जस्टिस है बीजी कोल्से पाटिल, उनको उन्होंने वहां उम्मीदवार बनाया। इससे ओवैसी के जो लोग हैं, वह उनके जो वहां के स्थानिक एमएलए है इम्तियाज जलील, वो नाराज हो गए। उन्होंने मीडिया को इंटरव्यूज दिए। तो ये दोनों, ओवैसी की पार्टी और प्रकाश अंबेडकर की जो पार्टी है, वो दोनों के कार्यकर्ताओं की केमिस्ट्री भी एक नहीं हुई है, उनमें भी एक झगड़ा चालू है। इसका नुकसान तो प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी दोनों को ही होगा, लेकिन इसका भी फायदा बीजेपी और सेना को होने की संभावना है। महाराष्ट्र की सेक्युलर पार्टियों में, कांग्रेस एनसीपी और प्रकाश अंबेडकर और ओवैसी की पार्टी में जो झगड़ा चालू है, इसकी तुलना महाराष्ट्र के मतदाता बीजेपी और सेना के अलायंस से कर रहे हैं। देखिए, पिछले 4 साल में सेना और बीजेपी में झगड़ा चालू था। सेना के लोग फडणवीस की मिनिस्ट्री में थे, लेकिन बाहर सेना के सारे नेता बीजेपी की आलोचना करते थे। लेकिन एक बार अलायंस हो गया, एक बार अमित शाह मातोश्री पहुंच गए और दोनों पार्टियों में पैक्ट हो गया, तो इसके बाद इनका कोई झगड़ा पब्लिकली नहीं हो रहा है। पहले सेना का जो मुखपत्र था सामना, वो हर दिन फडणवीस को, अमित शाह को या नरेंद्र मोदी को गालियां देता था, खराब शब्द इस्तेमाल करता था। लेकिन अलायंस के बाद ये सारे शांत हो गए हैं। कैंपेन शुरू हो रहा है, अभी कैंपेन जो है स्पीड पकड़ेगा, लेकिन कांग्रेस एनसीपी और प्रकाश अंबेडकर के झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे। वहां सेना बीजेपी का जो कैंपेन है वो स्पीड पकड़ रहा है। ऐसी हालत में साफ है कि महाराष्ट्र में इस बार भी एडवांटेज बीजेपी सेना रहेगा। कांग्रेस एनसीपी की और भी एक मुसीबत है। 2014 के बाद जो भी चुनाव हुआ है उसमें सोशल मीडिया की भूमिका बहुत ही प्रभावी रही है, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस या एनसीपी का सोशल मीडिया सेल बीजेपी जितना प्रभावी नहीं है। आज भी बीजेपी का सेल इनको मात दे रहा है। कांग्रेस वाले कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन लोग इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के खाते में पैसा नहीं हो, लेकिन कांग्रेस नेताओं के पास तो पैसा है। 15 साल तक इन्होंने महाराष्ट्र में राज किया है, तो क्या इनके पास पैसा नहीं होगा? एनसीपी के पास तो पैसा है, लेकिन बीजेपी वाले जो है वो अपना भी फायदा देखते हैं और पार्टी का भी फायदा देखते हैं। कांग्रेस एनसीपी वाले सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, ऐसा आरोप लोग लगा रहे हैं। लेकिन ये सारी राजनीति जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। महाराष्ट्र में जो राजनीति हो रही है, जो घटना घट रही है, वो देश में जो हो रहा है उसका ही प्रतिबिंब है। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार शुरू किया है, कब से वो निकल गए हैं, लेकिन विपक्ष जो है आज भी एक नहीं होता। विपक्ष में झगड़े चालू है। महाराष्ट्र में बीजेपी सेना एक हो गई, लेकिन कांग्रेस एनसीपी और प्रकाश अंबेडकर एक नहीं हो रहे। पूरे देश में यही चालू है। विपक्ष कहता है कि हमारा महागठबंधन है, लेकिन लोग पूछ रहे कहां है आपका महागठबंधन, जो पश्चिम बंगाल में नहीं है, जो यूपी में नहीं है, जो बिहार में नहीं है, जो राजस्थान मध्य प्रदेश में नहीं है, तो कहां है आप बताइए। फिर ये लोग कहते हैं कि हमारा जो गठबंधन है वो चुनाव के बाद होगा, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा इस पर कोई मतदाता आज विश्वास नहीं करेगा। अगर मतदाता को मजबूत सरकार चाहिए, अगर विपक्ष वो नहीं दे सकता, तो शायद ये मतदाता 2014 की तरह वापस एक बार नरेंद्र मोदी और बीजेपी को ही वोट देगा। वैसे भी हमें यह देखना चाहिए कि नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव में चैलेंजर थे। उन्होंने चैलेंज किया था, आह्वान दिया था मनमोहन सिंह और यूपीए सरकार को। इस बार तो इनकम्बेंट है, यानी उनकी सरकार 5 साल चली है, तो बहुत सारे सवाल विपक्ष पूछ सकता है। लोगों के मन में यह सवाल है, जैसे कि किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में,
अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है, जो इकोनॉमी है उसके बारे में है। ये सारे सवाल विपक्ष पूछ सकता है, लेकिन अगर विपक्ष महाराष्ट्र जैसा ही हर जगह एक दूसरे में झगड़ता रहे तो एडवांटेज किसका होगा? एडवांटेज तो मोदी और बीजेपी का ही होगा। यह हमें सोचना पड़ेगा। मैं पत्रकार हूं, देखिए मेरा मत कुछ भी हो, मुझे ऐसे लगता है कि मोदी आज तक के सबसे घटिया प्रधानमंत्री है। मुझे यह भी लगता है सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले वो प्रधानमंत्री है। मुझे यह भी लगता है कि उन्होंने अपने जो वादे थे वो पूरे नहीं किए। वो अच्छे दिन लाने वाले थे, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए। तो ये सारे सवाल हमारे मन में जो है वो विपक्ष पूछ सकता है, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल जो है वो है विपक्ष की एकता का। अगर विपक्ष एक नहीं है, कई राज्यों में उनका अरिथमेटिक है जैसे कि यूपी में है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं है। जब तक विपक्ष का अरिथमेटिक गणित और उनकी केमिस्ट्री एक नहीं होती और वो एकजुट करके नरेंद्र मोदी की और बीजेपी के खिलाफ खड़ा नहीं होता, तब तक इस चुनाव में सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है वो नरेंद्र मोदी को ही होगा। 2014 में वो जीते थे। अगर विपक्ष अलग अलग रहा, झगड़ता रहा, तो वापस एक बार वो ही जीतेंगे।